नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपने अभी तक जो देखा, थोड़ी सी चर्चा उसकी करें तो पहला अध्याय सांप्रयोगिक प्रकरण का था, दूसरे अधिकरण की बात कर रहा हूं, और दूसरा अध्याय जो था वो आलिंगन का था। तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हुए कहते हैं एवं परिरभ्य चुंबनादय प्रयोक्तव्य। भाई, आलिंगन के बाद चुम्बन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब चुम्बन इत्यादि में कहते हैं कि नखक्षत और दंतक्षत, इनका भी नंबर आता है। अब इनमें ये कह पाना बड़ा कठिन है कि किसका प्रयोग पहले होगा, किसका प्रयोग बाद में होगा। चुंबन नख दसन छेद्यानाम ना पौर्वापर्यम अस्ति राग योगात। प्रेम की जैसी उत्कट भावना हो, उसके आधार पे संभवता है कि पहले चुंबन हो जाए, संभवता है कि नाखूनों का प्रयोग हो जाए, और संभवता है कि दंतक्षत का प्रयोग हो जाए। क्या पहले होगा यह निश्चित है कि आलिंगन सबसे पहले होगा, लेकिन इन तीन में से क्या पहले होगा क्या बाद में होगा वो कह पाना जरा कठिन है। थोड़ा सा समझें अगर हम इस चीज को, तो ऐसे भी ये बात समझ में आती है कि आलिंगन हो गया यानी साथ में बैठने की बात तो आ गई, प्रारंभ हो रहा है। यहां प्रेम के प्रारंभ की स्थिति अगर आप देखते हैं तो साथ में बैठने का तो एक इंतजाम हो गया कि आप साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन अब बात जो आगे बढ़ेगी वो पहले चुम्बन पे जाएगी, पहले नखक्षत पे जाएगी या दंतक्षत पे जाएगी। तो ये भी संभव है कि हाथ में हाथ लिया और वहां नाखून का स्पर्श किया तो वो भी नखक्षत ही माना जाएगा, या बात करते करते आपने हाथ चूम लिया तो ये चुम्बन माना जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कहीं सामने वाले के हाथ से चॉकलेट खाते खाते और उसकी उंगली को काट लिया तो दंतक्षत भी माना जाएगा। तो क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, ये यहां कोई नियम निर्धारित नहीं है। हां, आलिंगन सबसे पहले होगा, ये निश्चित है। अब चुंबन नखक्षत और दंतक्षत में क्या पहले क्या बाद में है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इन तीनों का वर्णन तो करना ही है। हां, ये निश्चित है कि इन सब का प्रयोग संवेशन से पहले होना है। चलिए, तो सबसे पहले यहां आलिंगन के बाद चुम्बन की चर्चा करते हैं। सर्वम सर्वत्र रागस्यान अनपेक्षितत्वाद इति वात्स्यायन। देखिए, पहले चर्चा चुम्बन की जा रही है, लेकिन शास्त्रोक्त रूप से आलिंगन के बाद चुम्बन ही होगा ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। आचार्य वात्स्यायन ये कहते हैं रागस्य अनपेक्षितत्वात्। प्रेम कब, कैसा, कितना उत्कट किसका हो, उसके आधार पे ये सारी चीजें तय होंगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो नाखून तो मारे जा सकते हैं ना, उनका प्रयोग तो हो सकता है ना। ये भी संभव है कि वहां आप हाथ वाथ में काट लें, ये भी संभव है। तो क्या संभव है वो राग भी निर्धारित करेगा। आचार्य वात्स्यायन बात को और स्पष्ट करते हैं और कहते हैं सर्वम सर्वत्र। भाई, ऐसा नहीं है कि ये जो है ये संवेशन के बाद नहीं होगा, यानी संप्रयोग जब प्रारंभ हो जाएगा, संभोग प्रारंभ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद ये नहीं हो सकता है। भाई, पहले ये होता है उसके उत्साहवर्धन के लिए, और फिर ये होता है कितना राग है, किस प्रकार की स्थिति है। अगर बहुत उत्कट हो गया तो जोर से भी दांत लग सकता है, या नाखून भी जोर से लग सकता है, या और भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो तानि प्रथम रते नाति व्यक्तानि विश्रब्धिकायाम विकल्पेन च प्रयुंजित। अब ये ख्याल रखने वाली बात यह है कि पहली पहली बार अगर रति का संबंध बन रहा है, यानी आप संभोग कर रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा ना हो
कि पूरे राग और अनुराग में आ जाएं और कहीं उत्कट प्रयोग कर बैठें। उत्कट प्रयोग का अर्थ ये है, ये दंतक्षत और ये नखक्षत या बहुत जो प्रगाढ़ चुंबन है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती इसको सहन करना। देखिए, पति पत्नी के बीच है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यही रति प्रयोग किसी अन्य के साथ हो रहा है तो ये भी स्थिति है कि हो सकता है व्यक्ति चुंबन करने से बचे कि नहीं, मुंह से मुंह तो नहीं लगाएंगे। ये हमारे काम शास्त्र की एक बहुत बड़ी विडंबना है। और आगे ये सारी चीजें सामने भी आएंगी कि शास्त्रों में ये उल्लेख पाया जाता है कि किन किन संभोग में जो मुख का चुंबन है वो संभव है और किन में ये वर्जित है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। तो यहां कहते हैं तानी प्रथम रते, अगर आपका किसी के साथ पहला ही समागम हो रहा है तो नाति व्यक्तानि, तो आप इनका बहुत कठोर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विश्रब्धिकायाम, जब सामने वाली व्यक्ति पूरे पूरे आपके विश्वास में आ जाए, विकल्पेन च प्रयोजित, तो आप इसको थोड़ा अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये तैयारी रखनी चाहिए कि भाई अपने काम से काम है और सारी चीजें जो हैं जो नहीं संभव हैं तो शायद उनसे बचना भी पड़े। तथा भूतत्वाद रागस्य ततः परमतित्वर्या विशेष समुच्चयेन राग संधुक्षणार्थम। हाँ, राग को प्रदीप्त करने के लिए ये माध्यम है, ये मार्ग है। और प्रदीप्त होने के बाद राग, जब आप संपूर्ण अनुराग में डूबे हुए हैं, रति क्रिया चल रही है, तो उस समय क्या और कितना सामने वाले को सहन है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चुंबन के प्रकारों की चर्चा करते हैं कि ये कहां कहां हो सकते हैं, किस किस जगह किए जा सकते हैं। तो कहते हैं ललाट, अलक, कपोल, नयन, वक्ष, स्तन, ओष्ठ अंतर्मुखेन चुंबनम। भैया, मस्तक पे चुंबन किया जा सकता है, केश बालों पे चुंबन किया जा सकता है, कपोल गाल पे चुंबन किया जा सकता है, नेत्र आंखों पे, वक्ष और स्तन दोनों अलग अलग हैं। वक्षस्थल छाती का भाग होता है और जो स्तन हैं उनसे आप परिचित हैं। और ओष्ठ अंतर्मुखेषु, होठों पे और मुख के अंदर के भाग में। अब इसके अलावा भी उरु, संधि, बाहु, नाभि, मूलयोर लाटाना, जो लाट प्रदेश है, यहां के लोग जो हैं वो इससे आगे बढ़ के जो जंघाएं हैं वहां पे, जो उपस्थ है वहां पे, और जो संधि स्थल हैं उन जगह पे भी, कांख वगैरह हैं, बगल वगैरह हैं, इन जगह पे भी चुंबनों का प्रयोग करते हैं। अब आचार्य वात्स्यायन कहते हैं रागवशात देश प्रवृत्तेश्च संति तानि तानि स्थानानि। भैया, ये राग पे आधारित होगा, आपके मन में क्या चल रहा है, कितना उत्कट काम जागृत हो गया है और उसकी संतुष्टि कैसे होगी, या तो ये इस पे डिपेंड करेगा, या फिर देश काल और स्थान के अनुसार इनके प्रयोग किए जाते हैं। सर्वजन प्रयोज्यानीति वात्स्यायन, सभी लोग एक ही प्रकार के चुंबन का प्रयोग करेंगे या हर जगह ये इसी प्रकार से प्रयुक्त होगा, इसको नहीं माना जा सकता है। चुंबन कहां कहां होंगे ये तो आपको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं, मैं भौगोलिक स्थान की बात कर रहा हूं, कि जहां के लोगों में प्रचलन होता है एक प्रकार के चुंबन का। अब अपने यहां भारतीय परंपरा में गले मिला जाता है, इतना पर्याप्त है, किसी का चुंबन तो नहीं लिया जाता है मिलन के समय पे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में गले मिलना और सामने वाले का चुंबन लेना
इसमें कुछ गलत नहीं माना जा सकता है। तो जो चीज एक स्थान पे एक संस्कृति में अलग ढंग से है, वही चीज दूसरे स्थान और दूसरी संस्कृति में दूसरे रूप से पाई जाती है। आचार्य वात्स्यायन उसका उल्लेख करते हैं कि भाई या तो ये राग पे डिपेंड करेगा कि आप एकदम डूबे हुए हैं और फिर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कितना कहाँ लिमिट होनी चाहिए, तो भैया आप कुछ भी कर सकते हैं। और अन्यथा ये है कि जो लिमिटेशंस हैं यहाँ पे चर्चा भी होगी और व्यक्ति को उनका हमेशा ध्यान भी रहता है। देश और काल के अनुसार, देश और काल का अर्थ यह है कि जहाँ की संस्कृतियाँ जिस प्रकार की होती हैं और जहाँ की मान्यताएं जिस प्रकार की होती हैं, वहाँ उस प्रकार के प्रयोग अधिक रूप में पाए जाते हैं। तो आप एक ही संस्कृति और एक ही समाज में संबंध बनने का मुख्य कारण यही होता है कि वो आपकी संस्कृति के हैं, आपकी सभ्यता के हैं, आपके समाज के हैं। तो इन सारी चीजों में दोनों के बीच में कोई विरोध खड़ा नहीं होगा। अब अगर संस्कृति बदलती है, समाज बदलता है, स्थान बदलता है, सभ्यताएं बदलती हैं, तो वहां से इन चीजों में कुछ विषमताएं उत्पन्न होंगी। तद्यथा निमित्तकम स्फुरितकम घट्टितकम त्रीणी कन्या चुंबनानी। अब भैया जैसे आलिंगन के 8 प्रकार थे, वैसे यहां पे भी है। तो कन्या के चुंबन के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं कि कन्या या नवपरिणीत जो स्त्री होती है वो किस प्रकार से चुंबन करेगी। तो उसमें एक है निमित्तकम, दूसरा है स्फुरितकम और तीसरा है घट्टितकम। अब बलात्कारेण नियुक्ता मुखे मुखम आधत्ते न तु विचेष्टत इति निमित्तकम। अब नायक ने नायिका के होठ पे अपने होठ तो रख दिए या उसके होठों पे अपना गाल तो रख दिया, लेकिन वो कन्या जो है आपके गाल पे उसका मुख है, लेकिन फिर भी वो जो चुम्बन की प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर रही है। होठ स्पर्श पे या होठों पे होठ रख दिए तो भी आप क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कन्या जो है वो बस सिर्फ होठों से होठ स्पर्श तो हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करती है तो इसको पहला प्रकार कहा गया है और इसको निमित्तकम कहते हैं कि यहां पे चुम्बन का निमित्त तो दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक चुम्बन, उसका सुख या उसका आनंद जो है वो संपूर्ण रूप से इसमें नहीं है, क्योंकि वो प्रक्रिया पूर्ण की ही नहीं जाती है। वदन प्रवेशितम चोष्ठम मनागपत्र पाद ग्रहीतुम इच्छन्ति स्पंदयति स्वमोष्ठम नोत्तर मुत्सहति इति स्फुरितकम। अब जो स्फुरितक है उसकी बात करते हैं कि भाई नायक ने अपने होठ जो हैं नायिका के मुख के ऊपर नहीं, यानी उसके होठों के बीच में रख दिए। अब फिर भी वो प्रतिक्रिया को आगे नहीं दे रही है, लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्वास भी लेना पड़ता है। आप कहेंगे श्वास तो नाक से ली जाएगी, लेकिन जब एक स्पर्श मिलेगा तो सामने वाले पे बिल्कुल कोई असर ना हो तो पत्थर तो है नहीं। तो ऐसे में जब उसके होठ, यानी जो प्रक्रिया पूरी करनी वो तो पूरी नहीं करती है नायिका, लेकिन फिर भी उसके होठ जो हैं जो थोड़ा स्पंदन करते हैं, जो थोड़ा कांपते हैं, तो इस स्थिति को स्फुरितकम कहा गया है। इसमें भी जो पहले बताया उसी प्रकार से शर्माती हुई वो नायिका जो है उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है चुम्बन की को, लेकिन फिर भी उसके होठ जो फड़फड़ाने लगते हैं या उनमें जो स्पंदन आता है, इसलिए इनको स्फुरितक कहा गया है। ईसत परिग्रह विनिमिली निमीलित नयना करेण च तस्य नयने अवच्छादयन्ति जिह्वाग्रेण घट्यति इति घट्टितकम। अब चलिए भैया, कन्या है, विवाह उसका हुआ है, नवपरिणीता है, तो कब तक शर्म करती रहेगी?
भाई अगर संभोग के काल में भी अत्यधिक लज्जा बताती है तो अपने आनंद को खोएगी, और आनंद की जब प्राप्ति होती है तो कुछ ही काल में व्यक्ति जो है, बाद में तो उसको प्रगल्भा तक हो जाना है, हम आयु के अनुसार उसको समझ चुके हैं, लेकिन प्रारंभिक काल में भी जब उसको पहले और दूसरे या कुछ समय में इस चीज का एहसास हो जाता है कि नहीं, इसका भी एक अपना आनंद है, लेकिन शर्म तो आती है। तो जब चुम्बन की स्थिति आती है तो अपने हाथों से नायक की आंखों को ढक के और अपनी भी आंखें बंद कर लेती है, और ऐसी स्थिति में जिह्वाग्रेण अपनी जीभ के अग्रभाग से जब वो होठों को घिसती है, नायक के होठों को घिसती है, तो इसको घट्टितकम, ये तीसरा चुम्बन का प्रकार है। तो ये प्रारंभिक चुम्बन आप इनको मान सकते हैं कि विवाह के बाद भी जहां संप्रयोग का काल भी आ जाए, आज की स्थितियां अलग हैं, आज उस उम्र में विवाह होता है जब सभी चीजें पता हैं और सारे प्रयोग कई बार तो विवाह से पहले भी हो चुके होते हैं। लेकिन जब कन्या का विवाह हो जाता था, ये उस समय की चर्चा है। आज तो आप इस चर्चा को अगर देखने जाएं तो शायद विवाह से पहले ही ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये कब की चर्चा है? जब कन्या का विवाह हो जाता था और जो उसकी संभोग की प्रक्रिया है या संवेशन वगैरह की प्रक्रिया है, वो तो बहुत बाद में शुरू होती थी। प्रारंभ में तो विवाह के बाद आई हुई वो बाला, वो कन्या अपनी सास के पास ही सोने का उसका नियम था। वो पति के साथ उसके शयन का कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी। लेकिन कहीं अवसर मिल जाए तो ये जो आलिंगन और चुम्बन वाली चीजें हैं, ये प्रारंभ हो जाते हैं और बड़ा स्वाभाविक है। पति है, पता तो है, तो पति ने अगर उसके होठ पे होठ रख दिया तो शर्मा रही है, नहीं कर पा रही है, तो ये जो 3 प्रकार हैं वो इस प्रकार की अवस्था को द्योतित करते हैं। चलिए, यहाँ पे भी आपको चुम्बन के भी कम से कम 8 प्रकार तो मालूम पड़ेंगे ही। उसके बाद जो लाट प्रदेश वालों की बात की है उसकी भी कुछ चर्चा आएगी, कुछ विशिष्ट चर्चा भी आएगी। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कन्या किस किस प्रकार के चुम्बन में अनुरक्त होती है, आज हम ये कह सकते हैं कि विवाह से पूर्व लगभग किस किस प्रकार के चुम्बन हो सकते हैं। अगर आप साथ में उठते बैठते हैं तो एक संभावना ये रहती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।